जय हिंद मेरे प्यारे भाई बहनों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग जहां भी होंगे बिल्कुल सही होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं बिहार बोर्ड के तरफ से क्लास 10th के लिए जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है, उसके हिंदी के अंतर्गत जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखिए भैया, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर बताया जाएगा। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। पहला क्वेश्चन है, स वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब आप लोग बताइए कि इस स को क्या कहा जाता है। तो इस स को कहा जाता है मूर्धन्य स। अब इसको मूर्धन्य स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए भैया, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? तो दोस्तों, ह्रस्व स्वर कौन कौन होता है? अ, छोटा ए और छोटा ऊ, ठीक है। तो इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन योजक ची है? तो दोस्तों, योजक ची इन चारों ऑप्शन में कौन है? इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन डी वाला जो ची है, ये योजक ची है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है भैया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है। तो निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन है? तो देखिए, यहाँ पर तालीम गलत है, तालीम गलत है, बहुमुखी भी गलत है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, समर्पित भी गलत है। तो सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला शब्द बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 5। तो प्रश्न संख्या 5 है, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले। देखिए यहाँ पर जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हकार जैसी ध्वनि नहीं होती, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे अल्प मात्रा में निकल रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अल्प प्राण, ठीक है, अल्प प्राण हो जाएगा सही उत्तर। 5 नंबर देखिए। तो 5 नंबर प्रश्न है भैया, जब एक ही ध्वनि का द्वितत्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तब दोस्तों उसे कहा जाता है युग्मक ध्वनियाँ। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा बी। 7 नंबर देखिए, प्रश्न है, महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों, इसका संधि विच्छेद क्या होता है? महाजोर उत्सव, ठीक है। तो आप लोग याद रखेंगे, महाजोर उत्सव होता है इसका सही संधि विच्छेद। 8 नंबर देखिए, यशः जोरदा की संधि है। तो दोस्तों, यशः जोरदा क्या होता है? यशोदा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देख रहे हैं दोस्तों, व्याकरण से कितना आसान क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग देखिए, पढ़िए, अगर आप लोग व्याकरण पढ़ते हैं तो इन सभी सवालों को बहुत ही आसानी से बना लेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 9। पवन शब्द का संधि विच्छेद है। तो दोस्तों देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पो जोड़ अन। पो जोड़ क्या होता है? अन होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मान लीजिए ऑप्शन अगर आप चूज कर लेते हैं पौ जोड़ अन, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौ जोड़ अन होता है पावन का, ठीक है, पावन, ये हो जाएगा पावन। लेकिन यहाँ पे पूछा है पवन का, तो ये आप लोग ध्यान दे, यहाँ पे आप लोग क्या करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि पूछा क्या है, किन शब्दों का पूछा है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। लोग समझ लेते हैं पावन पूछता है और समझ लेते हैं पवन, तो इसलिए मार कर चले आते हैं प जोड़ अन। तो आपको समझना, पहले देखना है कि कौन शब्द पूछा है, ठीक है। अगर पवन पूछा होगा तो पो जोड़ अन, और पावन पूछा होगा तो प जोड़ अन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहाँ किस विराम चिह्न का प्रयोग होता है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए, एकदम टूट जाए, तो मतलब क्या? पूर्ण विराम वहाँ पे लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 11। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो देखिए दोस्तों, इन सभी को याद करना होता है। तो कीर्तन जो है ना, ये पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है, ठीक है। उसके बाद देखिए, प्रश्न संख्या 12। एकता शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो दोस्तों, एकता शब्द भी ये पुल्लिंग का उदाहरण है, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए, कुंजड़ा शब्द का स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों, इसका स्त्रीलिंग रूप होता है कुंजड़ी, ठीक है। क्या होगा? कुंजड़ी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए देखिए, प्रश्न संख्या 14।
निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो दोस्तों इन चारों में शुद्ध वाक्य कौन है? बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। नहीं दोस्तों, बंदूक तो अस्त्र होता है, तो ये शस्त्र कहाँ से हो सकता है? तो ये पहला ऑप्शन तो आपका गलत है। दूसरा देखिए, वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, ये भी गलत है। सी नंबर देखिए, पुलाव बहुत लजीज है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी गलत है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, ये वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 15 देखिए। 15 है, परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? तो दोस्तों परिणाम शब्द में कौन उपसर्ग है? परि है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 16 नंबर, गायक शब्द में कौन प्रत्यय है? तो दोस्तों गायक शब्द में यहाँ पे प्रत्यय क्या है? गायक। तो देखिए यहाँ पे मूल शब्द क्या है बताइए? यहाँ पे मूल शब्द है गाय। यहाँ पे मूल शब्द ये है फ्रेंड्स, ठीक है, गाय। अब जब इसमें जोड़ेंगे अक, तब जाकर बनता है गायक। ठीक है, तो यहाँ पे अक जो है ना, यहाँ पे प्रत्यय हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार है? तो दोस्तों याद रखना है, रचना और बनावट के दृष्टिकोण से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर देखिए, 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द है? तो दोस्तों देखिए, जिसको हम लोग तोड़ सकते हैं, ठीक है, वो यौगिक शब्द होता है। पीला को हम लोग नहीं तोड़ सकते हैं, नमक भी नहीं होगा, कान को भी नहीं तोड़ सकते। यहाँ पे दूध वाला, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दूध और वाला। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए भैया प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो दोस्तों तद्भव शब्द यहाँ पे कौन है? चारों में कौन है? तो देखिए यहाँ पे आग जो है ना, आग, ये तद्भव है। क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये अगिन से बना हुआ है। ठीक है, और अगिन संस्कृत में प्रयोग किया जाता है, और संस्कृत के बिगड़े रूप को कहा जाता है तद्भव। ठीक है, तो यहाँ पे अगिन से बना हुआ है आग, तो आग यहाँ पे तद्भव हो जाएगा, और अगिन क्या होगा? तत्सम होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? तो दोस्तों इसमें तत्सम शब्द कौन है? तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत में प्रयोग किया जाता है जिस शब्द का। ठीक है, तो यहाँ पे खर पर, यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? खर पर। उसके बाद देखिए 21 नंबर प्रश्न है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, किस काल का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पे क्या बात है, राम ने पुस्तक पढ़ी है, मतलब राम जो है, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ लिया गया है, मतलब पूर्ण कर लिया गया है। ठीक है, और दूसरी बात, ये वर्तमान काल की है, तो यहाँ पे पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, यानी सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 22 नंबर देखिए, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? तो दोस्तों हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद है? 6 भेद है। याद रखिएगा आप लोग, 6 भेद है, और विशेषण के 4 है। तो याद रखिएगा, इन दोनों को बहुत ही पूछता है ये। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए भैया यहाँ पे मोहन ने कुछ नहीं खाया, कुछ है, यहाँ पे कुछ क्या है दोस्तों? ये निश्चित नहीं है, अनिश्चय है। ठीक है, तो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, ऑप्शन डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 24, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना। ठीक है, बढ़िया लिखना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25, आँख के अंधे गांठ के पूरे लोकोक्ति का अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है? मूर्ख धनवान। ठीक है, जो व्यक्ति मूर्ख होता है लेकिन संपत्ति उनके पास ज़्यादा होती है, तो उसे कहा जाता है आँख के अंधे गांठ के पूरे। ठीक है, तो सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध शब्द है? तो दोस्तों इसमें आपको पहचानना है, आपको सही ऑप्शन का चुनाव करना है कि कौन इसमें गलत है। ठीक है, तो देखिए व्यवस्था बिल्कुल सही है, इसी तरह से लिखा जाता है। संस्मरण भी सही है, मंगल ध्वनि भी सही है यहाँ पे, लेकिन ये वाला जो है चिड़िया, चिड़िया ऐसे नहीं लिखा जाता है। चिड़िया दोस्तों इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चिड़िया जो है ये गलत है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो दोस्तों बिजली को दामिनी भी कहा जाता है,
यानी यहाँ पे ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर देखिए, पयोधर किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों पयोधर जो है बादल को कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे बादल का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पयोधर। 29 नंबर देखिए, कुटिल शब्द का विलोम शब्द है। तो देखिए दोस्तों, कुटिल जो है ना, कुटिल कहिए या जटिल कहिए या कठिन कहिए, ये शब्द क्या है? कठिन इसका मतलब होता है, कठिन, जटिल। तो देखिए कुटिल का विलोम पूछा है, मतलब उल्टा, तो यहाँ पे उल्टा क्या हो जाएगा? सरल यानी आसान, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न है, संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं नाम धातु, यानी यहाँ पे हो जाएगा नाम बोधक क्रिया, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 31 नंबर है, तो देखिए भैया 31 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस कौन संज्ञा है? तो दोस्तों देखिए ये जो है ना, ये ग्रंथ का नाम है। तो जब भी किसी का नाम होता है वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। तो दोस्तों इस वाक्य में जितने भी शब्द है उसमें आपको पहचानना है कि प्रविशेषण कौन है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग ये जानिए कि प्रविशेषण होता क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो विशेषता की विशेषता बताता है, जो देखिए यहाँ पे जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे कहा जाता है प्रविशेषण। तो यहाँ पे वाक्य में देखिए, कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। तो यहाँ पर लाल जो है ना, यहाँ पे लाल ये विशेषण है, और विशेषता की ये विशेषण है, और यहाँ पे विशेषण की विशेषता बताई जा रही है सिंदूरी द्वारा। देखिए कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है, मतलब लाल तो होता ही है लेकिन कैसा? सिंदूर की तरह, ठीक है। तो यहाँ पे प्रविशेषण कौन होगा? सिंदूरी होगा, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 32 नंबर तो हम लोग देख लिए। 33 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है? तो देखिए परिमाण मतलब जिसमें मात्रा की बात की जा रही हो। तो सफ़ेद, सफ़ेद तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। वह लड़का, ये भी नहीं होगा, लड़का को हम लोग गिन सकते हैं। यहाँ पे 4 गज, देखिए 4 गज संख्या की बोध हो रही है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद देखिए बड़ा सा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 34 नंबर प्रश्न है। तो देखिए 34 नंबर प्रश्न है, जिस समास में विशेष्य विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं कर्मधारय समास, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, चलिए अब देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, सीताराम शब्द में कौन समास है? तो दोस्तों सीताराम शब्द में कौन समास है? यहाँ पे देखिए सीता और राम, ठीक है। तो द्वंद्व समास यहाँ पर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन समास है? तो दोस्तों देखिए यहाँ पे पंचवटी शब्द में कौन समास है? यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, जिस शब्द के पहले संख्या का बोध हो रहा हो वहाँ पे द्विगु समास होता है, अधिकांशतः, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु। उसके बाद देखिए 37 नंबर, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं प्रविशेषण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 38 देखिए, निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण है। तो दोस्तों इसमें आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण आपको खोजना है। देखिए, तुम क्या खाओगे, ये तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। और उसके बाद तुम सदा सत्य बोलो, यहाँ पे देखिए ये आज्ञावाचक वाला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर दिया जा रहा है कि तुम क्या करो, सदा हमेशा सच बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार है? तो दोस्तों इसको हम लोग पिछले सवाल में हम लोग देख लिया है कि रचना और बनावट की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 40 नंबर देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मिश्र वाक्य है? तो दोस्तों देखिए मिश्र वाक्य पहचानने का क्या ट्रिक होता है? तो जिस वाक्य में जो, याद रखिएगा, जो, सो या तो हो,
तो उसे मिश्र वाक्य समझा जाता है। ठीक है, तो आपको देखना है। चलिए देखते हैं। सिपाही को देख कर चोर भाग गया, ये तो नहीं होगा। उसके बाद मैं उसके बाद देखिए, मैं बिछावन पर गया और सो गया। ठीक है। उसके बाद क्या है, यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ना, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। चलिए, अगर 4 नंबर में भी देखेंगे तो देखिए, उज्जवल पढ़ने के कारण प्रथम होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ही सही होगा, ऑप्शन सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, देखिए, रात और संध्या के बीच की बेला इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों, एक शब्द क्या कहा जाएगा? गोधूली। गोधूली। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 42 नंबर देखते हैं प्रश्न है। चिंता में रात भर जागना किस मुहावरे का अर्थ है? तो दोस्तों, किस मुहावरे का अर्थ होता है? तारे गिनना। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया, अगला प्रश्न है, शेर के समान बलवान किस पदबंध का उदाहरण है? तो देखिए यहाँ पर ये जो बलवान है, ये किसके तरह है? शेर के जैसा है। ठीक है, शेर की तरह बलवान है। तो यहाँ पे विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। उसके बाद देखिए 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के नेह चिह्न का प्रयोग नहीं होता है? तो देखिए, यहाँ पे समझने के लिए आप कोई नाम ले लीजिए। चलिए हम मोहन लेकर समझते हैं। अब देखिए, मोहन ने नहाया। मोहन ने नहाया, ये हो सकता है। मोहन ने खांसा, ये भी हो जाएगा। मोहन ने छींका, ये भी होता है। ये भी, इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे है मोहन ने भूला। मोहन ने भूला नहीं, यहाँ पे क्या होता है? मोहन भूला। मोहन भूल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ने का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, किसके साथ? भूलना के साथ। चलिए उसके बाद देखिए 45 नंबर, एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, क्या कहते हैं? उसे वचन कहते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। ठीक है, तो यहाँ पे वचन सही उत्तर हो जाएगा। 46 नंबर देखिए, माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो दोस्तों, किसका उदाहरण है ये? देखिए, यहाँ पे माँ ने है, मतलब कर्ता ने। यहाँ पे कर्ता कारक है क्या? चारों ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कौन सा चीज है? को है। ठीक है, को है। तो देखिए, को क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म तो होगा नहीं। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे संप्रदान को के लिए। तो जब भी किसी के लिए कोई काम किया जाता है, तो वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, माँ ने बच्चों को खिलौना खरीदा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों के लिए क्या किया गया है? खिलौना खरीदा गया है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख वो प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? तो दोस्तों, किसका? बेरोजगारी का। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 48 नंबर प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम है। तो दोस्तों देखिए, सेन साहब की बेटी कितनी थी? 5 थी, जिनमें से एक का नाम था शेफाली। ठीक है, आलो, रजनी, शेफाली, आरती, ये सब थी। ठीक है, चलिए अब 49 नंबर देखिए प्रश्न है, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे? देखिए, मैक्स मुलर रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों, ये क्या है? भाषण है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 50, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक है। तो दोस्तों, इसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, लेखक परिचय आप लोग याद करिएगा। अब आपका एग्जाम रह गया है कितना दिन? अब मुश्किल से 2 महीना रह गया है लगभग। तो आपको अब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईमानदारी से। चलिए उसके बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ किस लिपि में लिखी जाती है? तो दोस्तों देखिए, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियाँ जो है ना, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52, देखिए प्रश्न संख्या 52 है, चल चुपचाप बना अपनी रोटियां, तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी। यह कथन बहादुर शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो दोस्तों, ये किसका है? लेखक की पत्नी निर्मला का है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 53 नंबर,
गुरु नानक हिंदी की किस भक्तिधारा के एक प्रमुख कवि है? तो दोस्तों ये जो है ना निर्गुण संत भक्तिधारा के कवि हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, देखिए, कृष्ण भक्त कवि रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो दोस्तों सबया छंद में सिद्ध थे, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद देखिए 55 नंबर, कवि घनानंद किस मार्ग को अति शुद्धो कहते हैं? ठीक है, तो किस मार्ग को कहते हैं? प्रेम मार्ग को। प्रेम मार्ग को वे बहुत ही आसान मार्ग समझते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56, कवि प्रेम घन का पूरा नाम है? तो दोस्तों पूरा नाम इनका क्या है? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 57 नंबर प्रश्न है, देखिए, पाठ्य पुस्तक में भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो दोस्तों किस काव्य संग्रह से संकलित है? ये ग्राम्या से है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उसके बाद देखिए 58 नंबर, कवि रामधारी सिंह दिनकर की दृष्टि में आज के देवता कहाँ मिलेंगे? तो कहाँ मिलेंगे दोस्तों? खेतों में मिलेंगे, ठीक है, यानी खेत खलिहानों में। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दोस्तों किसका किया है? दही वाली मंगमा का, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया अगला प्रश्न है, मंगू को झूठा लार लडाकर ही तुमने अधिक पागल बना दिया है। आदत डाली हो तो जानवरों को भी पखाना पेशाब कहाँ करना और कहाँ न करना इसका ख्याल आ जाता है। यह कथन माँ शीर्षक कहानी के किस पात्र का है? तो दोस्तों ये किस पात्र का है कथन? तो ये है माँ जी की बड़ी पुत्री का, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 61 है, टीले की ओर निकलते निकलते लक्ष्मी किसके इंतजार में कुछ पिछड़ गई, मतलब पीछा रह गई, ठीक है। तो यहाँ पे किसके इंतजार में? अच्युत के, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया अगला प्रश्न है, बल्ली अम्माल के गांव का क्या नाम था? तो दोस्तों क्या नाम था बताइए? मुनांडी पट्टी था, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 63 नंबर प्रश्न है, देखिए, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? तो दोस्तों कैलाश की पत्नी का नाम क्या है? राधा है, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख रहे हैं दोस्तों कितना मज़ेदार प्रश्न पूछा है, और इसी तरह से आपको पूछेगा फाइनल एग्जाम में, ठीक है। तो पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए 64 नंबर देखिए प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनकर सूख गया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? तो दोस्तों यह ली गई है हिरोशिमा से, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आत्मजयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? तो दोस्तों कौन है बताइए? तो इसका रचनाकार है कुंवर नारायण, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 66 नंबर प्रश्न है, कवि रेनर मरिया रिल्के के अनुसार भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी? तो दोस्तों कहाँ करती थी? कवि के कपोलों की नर्म साया पर। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 67, कवि रेनर मारिया रिल्के के अनुसार किसके बिना भगवान भी एकाकी और निरुपाय है? तो दोस्तों भक्त के बिना, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए भैया अगला प्रश्न कितना मज़ेदार है, समकालीन हिंदी कविता की कवित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था इनका जन्म। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69, कवित्री अनामिका के अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? तो दोस्तों इनके अनुसार सृष्टि की विकास कथा के प्रथमाक्षर क्या है? पहली विफलता पर छलके आंसू, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए प्रश्न संख्या 70, हमारी नींद शीर्षक कविता में धमाके से देवी जागरण कहाँ हुआ? तो दोस्तों कहाँ हुआ? गरीब बस्तियों में, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए प्रश्न संख्या 71, कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां कहते हैं। तो दोस्तों क्या कहते हैं कुलसुम की देसी घी वाली कचौड़ी को?
तो वे कहते हैं संगीतमय कचौड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न संख्या 72। मछली शीर्षक कहानी में कौन कहती थी कि जो मछली मर जाती है उसकी आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती? तो दोस्तों कौन कहती है? दीदी कहती थी। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 73 नंबर प्रश्न है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगे ने। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन शीर्षक कविता पर्यावरण, मनुष्य और सभ्यता के विनाश की अंतर्व्यथा को अभिव्यक्त करती है? तो दोस्तों कौन करती है? एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न देखिए, मंगवा किसके मन को बस में करने का 3-4 गुण माँ जी को बताती है? तो किसको बस करने के लिए बताती है? तो देखिए यहाँ पे पति को। ठीक है, चलिए 76 नंबर देखिए, सीता अपने दो चार पूर्ण पल्लों की गठरी बांध अंधेरे में कहाँ से निकल गई? तो दोस्तों कहाँ से निकल गई? घर से। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए प्रश्न संख्या 77। निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक है? तो दोस्तों देखिए निराला की साहित्य साधना पुस्तक के लेखक कौन है? यह है रामविलास शर्मा। ठीक है, अब देखिए ये सभी पूछ रहा है कहाँ से? ऐसे प्रश्न लेखक परिचय से पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा भैया, आपको लेखक परिचय पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, याद करना पड़ेगा। तो आप लोग याद करिएगा तो ही बन पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उड़िया के एक प्रमुख कथाकार है? तो दोस्तों देखिए उड़िया के प्रमुख कथाकार, तो देखिए कौन होगा? सातकोड़ी होता। ढाते विश्वास जो है ना वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है, मतलब उड़िया के कथाकार कौन हो जाएंगे यहाँ पे? सातकोड़ी होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास यदि अगले जन्म में हंस बनेंगे तो वह हंस किसका होगा? तो दोस्तों किसका होगा? किसी किशोरी का। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 80 नंबर प्रश्न देखिए, महात्मा गांधी की दृष्टि में सबसे उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है जो बच्चों को मिलने वाली साधारण अक्षर ज्ञान की शिक्षा के बाद नहीं पहले होनी चाहिए? तो दोस्तों क्या है? अहिंसक प्रतिरोध की शिक्षा। ठीक है, तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखिए प्रश्न संख्या 81। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों किस रूप में मनाया जाता है? अहिंसा दिवस के रूप में। ठीक है, 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए याद रखिएगा इसको, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा है पिछले सालों में। चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 82 नंबर है, अभिनयो शीर्षक पाठ के अनुसार एक कविता पंक्ति है, कैसी तुम नदी हो? उत्तर हो सकता है तो दोस्तों कैसा हो? जैसी तुम कविता हो। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 83 है, बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो दोस्तों किसको मानते थे? अपनी अम्मा को। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 84 नंबर प्रश्न है, ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में लक्ष्मी किसका रुख देखकर सशंकित हो उठी? तो दोस्तों किसका रूप देखकर? आसमान का। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 85 नंबर प्रश्न है, चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से पापत्ती की आंखों के भीतरी भाग का परीक्षण किया? तो दोस्तों किसकी सहायता से किया? तो ऑप्थल्म स्कोप की सहायता से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, भक्त कवि गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित थे? तो दोस्तों किस भाषा में रचित थे? तो पंजाबी मिश्रित ब्रज भाषा। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए प्रश्न संख्या 87,
252वें श्रवण की वार्ता के अनुसार कबीर खान को किसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी? तो दोस्तों किसने दी? गोस्वामी विठल नाथ ने। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। उसके बाद देखिए भैया प्रश्न संख्या 88, जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के अनुसार मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? तो दोस्तों कौन है? जानता। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 89 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक निबंध के अनुसार साहित्य में मनुष्य की कैसी भावनाएं प्रतिफलित होकर उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है? तो दोस्तों क्या होगा इसका उत्तर? आदिम भावनाएं। ठीक है। चलिए 90 नंबर प्रश्न देखिए, गुणाकर मूल्य के अनुसार किस नाटक ग्रंथ से पाटलिपुत्र को नगर कहने की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों किस नाटक ग्रंथ से मिलती है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा पादतादितकम से। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न है, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता है। देखिए बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जब दूर से ही ललकारता कौन तब कवि क्या जवाब देता? तो दोस्तों कवि क्या जवाब देता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 92 नंबर प्रश्न है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटा अंगा के ड को क्या समझता है? तो दोस्तों ड को समझता है क्या? माँ। और इसमें जो बिंदु है अनुस्वार है इसको क्या समझता है? बेटा। तो यहाँ पे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी माँ। 93 नंबर देखिए, कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों कहाँ हुआ था? कोलार कर्नाटक में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए 94 नंबर, माँ शीर्षक कहानी में अस्पताल की परिचारिका किस तरह मंगू का ध्यान अपनी तरफ खींचती है? तो दोस्तों किस तरह? हाथ का रुमाल फटकार कर। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए प्रश्न संख्या 95, बिरजू महाराज की शिष्या रश्मि वाजपेयी रंगकर्म की किस पत्रिका की संपादक है? तो दोस्तों किस पत्रिका की संपादक है? नटरंग की। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 96 नंबर प्रश्न है, कवि घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो दोस्तों किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे? तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97, मैक्स मुलर के अनुसार किस भाषा के अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में पहली बार प्रकट कर दिखाया है? तो दोस्तों क्या होगा? देखिए संस्कृत यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। 98 नंबर देखिए प्रश्न है, कवि जीवनानंद दास किस भाषा के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है? तो दोस्तों किस भाषा के हैं ये? बांग्ला भाषा के। ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ के अनुसार देवताओं के राजा का हथियार ब्रज किसकी हड्डियों से बना था? तो दोस्तों किसकी हड्डी से बना था? दधीचि मुनि की हड्डियों से बना था। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है यानी 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान रखने वाले बहुभाषाविद थे? तो दोस्तों कौन थे? देखिए यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे रेनर मारिया रिल्के बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जीवनानंद दास। तो यहाँ पे देखिए ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे ऐसे कवि थे जिनको अनेक भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत अंग्रेजी हिंदी फारसी तमिल इन सभी भाषाओं का उनका ज्ञान था उनके पास। चलिए तो बस दोस्तों इतना ही, यानी 100 प्रश्न पूछा है। अब देखिए यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर में जैसे प्रश्न रहता है वैसे ही फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इस लेवल इसका आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ से पूछ रहा है, तो इसके हिसाब से आप लोग तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।